जैसे हम देखते हैं अगर कोई ज्योतिषी हैं तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं। जिस इंसान को हीलिंग करानी हो किस बेसिस पे आप हील करेंगे? पर्सन की एक रेफरेंस चाहिए जो उसका नाम और उसकी इमेज। आई ऑलवेज आस्क फॉर अ पिक्चर एंड जस्ट नेम। मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज कैसे आती है, कौन से चक्रा से आती है और इसमें क्या रेकी का जो साइंस है वो काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान साइकिल चला रहा है और उसकी चाहत है कि उसको गाड़ी मिले, बट दूर से जब वो गाड़ी आते देख रहा है तो उसके अंदर एक ब्लॉक आ गया, क्या मुझे ये मिल सकती है, क्या मैं इतना कमा सकता हूँ। डाउट्स आ गए और एक बिलीफ आ गया कि यार मैं तो साइकिल चला रहा हूँ, मुझे कैसे मिलेगी। रेकी सेशन में शरीर में एक झंझनाहट, एक वाइब्रेशन या वार्मथ फील होता है, वो क्या होता है? पना ही एनर्जी सिस्टम की जो वार्मथ है, टिंगलिंग सेंसेशन है, वो फील होती है। इट इज ऑलरेडी देयर, बट प्रॉब्लम इज आपकी अवेयरनेस नहीं गई। एनर्जी सिस्टम ने क्या किया, एनर्जी जैसे ही आपके तक पहुंची, आपको क्लिंस किया, आपकी अवेयरनेस बढ़ी, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको रिलीज आउट किया, आपकी ग्राउंडिंग हुई, एंड एट दैट मोमेंट यू विल स्टार्ट फीलिंग दोज न्यू एनर्जीज, जिनको आप शायद अपनी लैंग्वेज में जैसे रेकी या एनर्जी इवोल्यूशन के थ्रू आप हील कर रही हैं। ये क्या चीज़ें हैं सब, क्योंकि बहुत से लोग तो इस पे शायद बिलीव भी नहीं करते। जब आपने फर्स्ट टाइम एनर्जी को फील किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, मेरे लिए वो बहुत अद्भुत था। मैंने बहुत सारी प्योर एनर्जी को अपने आसपास एक्सपीरियंस किया। मुझे समझ भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब हम रेकी हीलिंग के बारे में सुनते हैं या देखते हैं, जो भी वीडियोस भी आते हैं इससे रिलेटेड, तो हम देखते हैं कि जिसकी हीलिंग हो रही है वो बैठा है या लेटा है और हाथों के थ्रू वो एनर्जी, हैंड्स के थ्रू वो एनर्जी दी जा रही है। तो ना इससे एक इस तरह की पिक्चर भी बनती है गुरप्रीत, जैसे कोई जादू टोना तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशी सिंह और क्योंकि हमेशा हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आते हैं जिस पे बहुत सारे सवाल हमारे पास पहले से ही आए होते हैं और उस विषय को समझने के लिए एक खास मेहमान हमेशा हमारे साथ होता है। तो आज हम बात करेंगे हीलिंग की। क्या हीलिंग एनर्जी से संभव है? रेकी हीलिंग के बारे में आपने सुना होगा, एनर्जी इवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इसको गहराई से समझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका नाम है गुरप्रीत वालिया। गुरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। एंड मैं गुरप्रीत कौर वालिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मैं हूँ एक एनर्जी एवोल्यूशन कोच। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम रेकी हीलिंग, बट क्योंकि हर चीज़ का एवोल्यूशन होता है तो मेरी एनर्जी हीलिंग जर्नी का भी एक एवोल्यूशन हुआ है, एंड हेंस आई बिकेम अ एनर्जी एवोल्यूशन कोच। और इन्हीं से हम ये समझेंगे, बहुत ही आसानी से वो समझाएंगे कि कैसे ये संभव है कि हम एनर्जी इवोल्यूशन या एनर्जी हीलिंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा इनर ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप ही की एक ऐसी इनर लाइट होती है जिसको वार्मथ कहें या वाइब्रेशन के रूप में सामने आता है, जिसके बाद किसी की भी इंसान को हील किया जा सकता है। अच्छा, ये एक साइंस है या कोई चमत्कार, यही समझेंगे आज हम गुरप्रीत वालिया से। गुरप्रीत जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जो लोग विश्वास नहीं करते उनको आप कैसे कहेंगे कि नहीं, ये एक साइंस है, ये सच में काम करता है और हील करता है लोगों को? देखिए, जो लोग विश्वास नहीं करते उनके शायद अपने कोई इनर इनहिबिशंस हैं, कोई एप्रीहेंशंस हैं, शायद इस चीज़ की एजुकेशन ही ठीक से नहीं दी गई है। हम बचपन से बहुत सारी चीज़ें सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में स्कूल में बताया जाता है, बट जो इंडिया से रिलेटेड और कनेक्टेड एंशिएंट साइंस है, आई एम जस्ट सो सरप्राइज, उसके बारे में हमें कभी क्यों नहीं बताया गया। हमें कभी मेडिटेशंस के बारे में नहीं बताया गया, जबकि इट्स देयर इन आर एंशिएंट पुराण्स। हमें कभी चक्रास के बारे में नहीं बताया, हमें कभी रेकी या एनर्जी इसके बारे में नहीं सिखाया गया। और आज के टाइम पे आप देख सकती हैं उसका कितना नुकसान है। तो प्रॉब्लम है हमारे बिलीव सिस्टम पे। लेकिन अगर लोग बिलीव करना शुरू करें तो एनर्जी एक साइंस है जिसको हम फिजिक्स लैंग्वेज में अगर हम बोले क्वांटम साइंस भी बोलते हैं। क्वांटम इज अबाउट गोइंग बियॉन्ड द टाइमलाइंस। तो फिर जो लोग विश्वास नहीं करते होंगे उस पर ये काम भी नहीं करता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई विश्वास नहीं करता
जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं और जिनकी हीलिंग खुद डिवाइन ने मुझे बख्शी सेवा, अगर मैं उनके बारे में बात करूं, कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको ठीक होने की चाहत है, शायद वो बिलीव नहीं कर रहे, बट अगर किसी ने परमिशन दी उनको हील करने की, तो हीलिंग ने उन पर बहुत इम्पैक्ट किया। अच्छा। बिलीव सिस्टम एक्चुअली बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बट हाँ अगर आप बिलीव नहीं करते तो ऐसा नहीं, एनर्जी वर्क नहीं करेगी, एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर देगी। जैसे कई मदर्स मेरे से अपने बच्चों की हीलिंग कराती हैं, बच्चों को तो अब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, बट स्टिल दे कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, जैसे हम देखते हैं अगर कोई ज्योतिषी हैं तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, टैरो रीडर अगर हैं तो उनको वो टैरो कार्ड से प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है? जिस इंसान को हीलिंग करानी हो, किस बेसिस पे आप हील करेंगी? जी देखिए, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे सिर्फ पर्सन की एक रेफरेंस चाहिए, जो उसका नाम और उसकी इमेज पिक्चर के रूप में मैं लेती हूँ। नाम क्योंकि मुझे एक रेफरेंस देनी है कि मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है, किसकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है हीलिंग देते हुए, एंड उसकी इमेज सो दैट मैं विजुअली उनको फील कर पाऊँ। ऑल्सो मैं उनकी इमेज से उनकी करंट एनर्जी कैसी है वो रीड कर पाऊँ। लाइक हम एक इमेज से देख के पता कर सकते हैं कि आपकी करंट ऑरा क्या है। अगर हम अपने इनर बीइंग से कनेक्टेड हैं तो वी कैन ऑल्सो सी बियॉन्ड द विजन्स एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाले के कौन से चक्रास जो हैं वो इम्बैलेंस हैं, डीएक्टिवेटेड हैं, जिस पे हमें काम करना है। तो आई ऑलवेज आस्क फॉर अ पिक्चर एंड जस्ट नेम। यहाँ पर चक्रा भी देखा जाएगा इसमें, मतलब ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड है? सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। लाइक चक्रास के बारे जब मैं हीलिंग करती हूँ, जो मैं प्रोसेस फॉलो करती हूँ, अगर मैं रेकी भी कहूँ तो उसमें चक्रा बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम इशू आ रहा है, वो अगर आपको चक्रास की अच्छी नॉलेज है ना, आप कनेक्ट कर पाएंगे कौन से चक्रा इम्बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे बता रहा है कि स्टेबिलिटी बिल्कुल हिली हुई है, बेसिक मनी नहीं है, एंड लाइफ की जो नेसेसिटीज़ हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, इट शोज़ कि उसका मूल धारा चक्रा, जिसको हम इंग्लिश में रूट चक्रा कहते हैं, वो इम्बैलेंस्ड है। अच्छा। कई लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, कई लोग कहते हैं हमारी मैनिफेस्टेशंस नहीं फुलफिल हो रही, या हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली हमारी सेक्सुअल रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। इफ़ देयर इज़ दैट काइंड ऑफ केस, तो आप पता कर सकते हैं बहुत आराम से, जस्ट नोइंग ऑल दी सिम्टम्स, कि आपका सेक्रल चक्रा, जिसको हिंदी में हम स्वादिष्टाना चक्रा कहते हैं, वो इम्बैलेंस है। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज कैसे आती है, कौन से चक्रा से आती है, और इसमें क्या रेकी का जो साइंस है वो काम करता है? मैनिफेस्टेशन में देखिए, बेसिकली कोई भी चक्रा अनब्लॉक करना ज़रूरी होगा, लेकिन स्पेशली होगा सेक्रल चक्रा प्लस आपका थर्ड आई चक्रा। इसके साथ मैनिफेस्टेशन बहुत कनेक्ट करती है। लाइक अगर मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में किसी को समझाती हूँ तो आई सी अ फॉर्मूला इन दिस, बिलीविंग प्लस फीलिंग इज इक्वल टू रिसीविंग। अगर आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो यू नीड टू बिलीव दैट यू कैन गेट इट, plus you need to feel what kind of feeling you are going to get once you'll start believing into it. जब आप बिलीविंग और फीलिंग को ब्लेंड कर देंगे तो रिसीविंग अपने आप शुरू हो जाएगी। बिलीविंग फर्स्ट स्टेप है। बिलीविंग फर्स्ट स्टेप है, एंड फिर उसके बाद बिलीव करके हाउ डू यू वांट टू फील अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान साइकिल चला रहा है और उसकी चाहत है कि उसको गाड़ी मिले, बट दूर से जब वो गाड़ी आते देख रहा है तो उसके अंदर एक ब्लॉक आ गया, क्या मुझे ये मिल सकती है, क्या मैं इतना कमा सकता हूँ, डाउट आ गया, डाउट्स आ गए, और एक बिलीफ आ गया कि यार मैं तो साइकिल चला रहा हूँ, मुझे कैसे मिलेगी। पर क्या उसके लिए ये संभव नहीं है? डेफिनेटली उसके लिए संभव है, बस ज़रूरत है उन डाउट्स को, उन फियर्स को, उन इनहिबिशंस को रिलीज़ करने की। और एनर्जी हीलिंग, रेकी हीलिंग यही करती है, स्पेशली आपके डाउट्स को रिमूव करती है। सो अगर सेक्रल चक्र हम देखें, सेक्रल चक्र क्रिएटिविटी का चक्र है, क्रिएशन का चक्र है, वहाँ से सारी क्रिएशन होती है। तो हम इसको सेक्सुअल चक्र भी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स अ रिप्रोडक्शन चक्र, वहीं से आपकी क्रिएशन होगी। लेकिन अगर आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो कि आपको मिल सकता है, और प्लस आप विजुअलाइज भी नहीं कर रहे हो थ्रू योर थर्ड आई, यू आर फीलिंग इट्स इम्पॉसिबल, आई एम नॉट मे बी वर्दी ऑफ इट, मे बी मेरे पास इतना पैसा ही कभी नहीं आएगा। तो जब आप ये सब चीज़ों पे इतना ध्यान लगाएंगे तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट एनीथिंग।
और इसी में मैंने कहीं पढ़ा था कि अफर्मेशन भी बहुत काम करता है, या कहीं पे जब आप लिखते हैं तो ये सब भी हम कह सकते हैं इसी जर्नी का हिस्सा है। बिलीव करना, उसको विजुअलाइज करना, आई एम वर्थ इट, ये फील करना, उसको लिख लेना, ये अफर्मेशन, ये सब एक साथ काम करते हैं। ये भी आप लोगों को बताते हो क्या? मैं आपको एक कंसेप्ट समझाती हूँ। जी। आपने बचपन में अपने पेरेंट्स से ना बहुत बार सुना होगा, स्पेशली जब आप स्कूल में होंगे, कि जितना लिख लिख के लिखोगे कोई भी सब्जेक्ट उतनी जल्दी आपको याद होगा। हाँ, ये है भी। हाँ, तो लिखने से क्या होता है ना, हमारा माइंड प्रोग्राम होता है। जब हम एक ही चीज़ को बार बार लिखते हैं, उसको रटते हैं, तो आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है। दिस इज़ वॉट अफर्मेशन डू टू यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टीचर ने आपको पनिश किया और बोर्ड पे आपसे 500 बारी एक चीज़ लिखवाई, वो जो क्यों बहुत लिखवाई? होता था। एग्जैक्टली, राइट 5 टाइम्स। हाँ, तो एग्जैक्टली इसलिए ना, ताकि आपको अब ये याद रहे, आपके अंदर ये प्रैक्टिस एम्बेड हो जाए कि आपको ये काम आगे से नहीं करना है। बट अगर हम इस प्रैक्टिस को एम्बेड करें कि हमें, फॉर एग्जांपल, मुझे एक BMW कार चाहिए, अगर मैं उसको डेली लिख रही हूँ, उसको पढ़ रही हूँ, उसको सुन रही हूँ, उसको समझ रही हूँ, तो एम्बेड हो जाएगा। बट अगेन प्रॉब्लम आएगी आपके बिलीफ सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय क्लाइंट, उसको अगर मैं कभी भी कोई जर्नलिंग एक्सरसाइज या अफर्मेशन एक्सरसाइज देती हूँ तो उसके साथ कभी काम नहीं करती, बिकॉज शी सेज मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, मेरे से बिलीव नहीं हो पा रहा। एंड क्यों नहीं बिलीव हो पा रहा? क्योंकि कॉन्शियसली शायद आप किसी चीज़ को यस कह रहे हैं, बट आपका अनकॉन्शियस माइंड आपका सारा ट्रुथ जानता है। एंड मोस्टली मेरे क्लाइंट्स ने अफर्मेशन में एक ही कंप्लेंट की है, मैं बोल तो रहा हूँ कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, बट अंदर से एक आवाज़ आती है, तुम डिज़र्व करते हो, या तुम्हें वाकई तुम्हें पता है मिलेगी, इसके लिए तुम उतनी मेहनत कर सकते हो, ये तो इतनी महंगी है, तो ये कैसे होगा, पॉसिबल है या नहीं है? तो अगेंस्ट ऑल दोज डाउट्स आर कमिंग थ्रू योर अनकॉन्शियस माइंड। और जब एनर्जी पे वर्क करते हैं, हम सबसे पहले अनकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं। तो आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी, अफर्मेशंस वाकई वर्क करती हैं, लेकिन तब तक वर्क नहीं करेंगी जब तक आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे। लिखना, जर्नलिंग इज़ अ गुड हैबिट, जितना आप लिखोगे उतना आपको याद होगा, बट अगेन वो तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और अब रेकी से जुड़ा मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि इस फील्ड में आप मास्टर हैं, आप सब बहुत समय से इसके लिए काम भी कर रही हैं। जब हीलर किसी को हील करता है तो वो एनर्जी क्या यूनिवर्स से चैनल होती हैं? क्या है उसको आसान भाषा में अगर मैं समझना चाहूँगी, लोग कैसे समझें इसे? सो देखो, मैं जब हीलिंग सिखाती हूँ, रेकी हीलिंग प्रैक्टिस कराती हूँ लोगों से, अपने क्लाइंट से, तो मैं उनको एक कंसेप्ट समझाती हूँ कि एक्चुअली जब आप रेकी हीलिंग कह रहे हैं वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ है। और वो यूनिवर्सल एनर्जीज़, आप जो रेकी की प्रेयर भी है, इनिशिएशन प्रेयर होती है, जब आप वो प्रेयर भी एक्सप्लेन करते हैं, आप रिसाइट करते हैं, तो उसमें भी आप यूनिवर्स को ही चैनल करते हैं। वाई? बिकॉज अगर आप यूनिवर्स को आगे नहीं रखोगे तो आप सरेंडर नहीं कर पाओगे एज अ हीलर। और यूनिवर्स की एनर्जीज चैनल होती हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज इस तरीके से चैनल होती है, लाइक आई सी इट एज अ ट्रिनिटी। एक ट्राइंगल आप मान लीजिए, जिस पे जो टॉप है ये यूनिवर्स या डिवाइन लाइट सोर्स एनर्जीज, वट एवर यू वांट टू नेम इट। फिर एक साइड है एक हीलर, दूसरी साइड है हीली। हीलर ने एनर्जी चैनल की, एनर्जी को कॉल किया, आप उसको ले लीजिए वाईफाई का राउटर, एंड वहाँ से एनर्जी आनी शुरू हुई। हीलर ने एक इंटेंशन क्रिएट की कि इस नाम के व्यक्ति को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, उसको इस एरिया में एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसको दे दो। तो हीलर ने सबसे पहले क्या किया, खुद को प्रोटेक्ट किया, खुद को ग्राउंड किया, एंड वहाँ से इंटेंट किया कि ये एनर्जी उस पर्सन के पास जानी चाहिए, एंड उस पर्सन के पास वो एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो गया। नाउ यहाँ पे कोई खुद की हीलिंग खुद भी कर सकता है, उसको हीलर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? हाँ, ये सवाल मेरा था भी कि क्या हम खुद को भी हील कर सकते हैं बिना किसी प्रैक्टिशनर के? हम खुद को भी हील कर सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस अगर आपको है, अगर आपने सीखा हुआ है, आप एक प्रोसेस, एक फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। लाइक हीली जिसको एनर्जी चाहिए, वो शायद रिसेप्टिव मोड में नहीं है, वो शायद उसका बिलीविंग सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको ज़रूरत है कि कोई और हील करे, एनर्जी सिस्टम किसी और के थ्रू आए, तो इट विल वर्क थ्रू अ हीलर, बिकॉज हीलर अपनी एनर्जीज़ को हीलिंग से पहले प्योरीफाई करते हैं। प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो
तो जब तक हम खुद को शील्ड नहीं करते, खुद को एक प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग ऑरा में नहीं लेकर आते, तो हमें भी हीलिंग नहीं करनी चाहिए। बट जब हीलिंग करते हैं तो ये हमारी एनर्जीज़ नहीं होती, वो डेफिनेटली यूनिवर्सल एनर्जीज़ होती हैं। और जब ये सेशन चल रहा होता है गुरप्रीत, रेकी सेशन में शरीर में एक झंझनाहट, एक वाइब्रेशन या वार्मथ फील होता है, वो क्या होता है? जी देखिए, एनर्जी अपने आप में एक सेंसेशन है। जैसे आपने वो मूवी डायलॉग सुना है, एक सनसनाहट, गुदगुदाहट, फुटफुटाहट, है ना? तो इट्स एक्चुअली देयर। अगर आप अपनी एनर्जी सिस्टम समझे, इट इज़ ऑलरेडी देयर। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी उस पर अवेयरनेस के थ्रू ध्यान ही नहीं दिया। तो जब हमने ध्यान ही नहीं दिया तो वो चीज़ ना आप फील नहीं कर पाते। बट आप तब फील करते हो जब आपकी एक एनर्जी अवेयरनेस क्रिएट होती है, जब कुछ खाली सा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप एनर्जी रिसीव करेंगे, आपके अंदर जो भी आपके ऑरा में ब्लॉकेजेस थी, जो भी स्टक था, वो जैसे रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, आप एम्प्टी हो जाओगे, अंदर से खाली हो जाओगे, शुद्धि सी आ जाएगी। जैसे हम एक कमरे की सफाई करते हैं तो कैसे सामान भरा हुआ है, लेकिन जैसे उसको सफाई कर दिया, सब निकाल दिया, वो खाली खाली सा कितना अच्छा सा लग रहा होता है ना हमें, एंड उसमें आवाज़ भी हमारी गूंजती है। तो इसी तरीके से हमारी एनर्जी की गूंज जो है वो हाइटन हो जाती है। तो वहाँ पे हमें वो अपना ही एनर्जी सिस्टम की जो वार्मथ है, टिंगलिंग सेंसेशन है, वो फील होती है। इट इज़ ऑलरेडी देयर, बट प्रॉब्लम इज़ आपकी अवेयरनेस नहीं गई। एनर्जी सिस्टम ने क्या किया, एनर्जी जैसे ही आपके तक पहुंची, आपको क्लिंस किया, आपकी अवेयरनेस बढ़ी, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको रिलीज आउट किया, आपकी ग्राउंडिंग हुई, एंड एट दैट मोमेंट यू विल स्टार्ट फीलिंग दोज न्यू एनर्जीज। ऑरा क्लींजिंग एक वर्ड हमने सुना है, तो ये भी रेकी हीलिंग के थ्रू संभव है? आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं? बिल्कुल, रेकी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें संभव है, और सबसे पहला स्टेप ही हमारे लिए जब हम हीलिंग करते हैं ऑरा क्लिनजिंग होता है। लाइक आई टोल्ड यू कि मुझे जब मैं अपने क्लाइंट से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे उनका नेम रेफरेंस के लिए और उनकी पिक्चर चाहिए होती है, ताकि मैं समझ पाऊँ, जान पाऊँ कि ऑरा में क्या स्टक है। Aura is basically your biomagnetic energy field, which is a scientific term, and science also proves it कि हमारी बॉडी सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, देर आर मल्टीपल लेयर ऑफ एनर्जेटिक बॉडीज अराउंड अस, एंड चक्रा सिस्टम भी उन्हीं के साथ कनेक्ट करता है। तो हम ऑरा क्लेंस करना बहुत ज़रूरी मानते हैं, बिकॉज सारी जो गंदगी है, जो भी मतलब गंदगी भी नहीं, ब्लॉकेजेस मैं कहूँगी, ऑरा में जब हम देखते हैं तो वो डार्कनेस भी दिखती है। तो वो जो डार्कनेस है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अनलेस अंटिल यू आर नॉट रिमूविंग दैट, यू आर नॉट क्लिनजिंग दैट ऑरा, बॉडी एनर्जी रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो पाएगी। और ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करके रखें अपने? ऑरा को बेसिकली बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, एक सिंपल सी ग्राउंडिंग प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। आप नेचर बीइंग है तो नेचर के बीच, लाइक आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि अगर आपके आसपास पेड़ हैं तो पेड़ को ज़रूर हक कीजिए, आपकी ग्राउंडिंग होगी। एंड देन एक सिंपल चैंटिंग ओम, आप ओम की वाइब्रेशन में रहिए, ओम मंत्रा चैंट करके फील कीजिए जैसे आप ओम के बीच में बैठे हैं। मेरे हिसाब से वो बहुत ही परफेक्ट प्रोटेक्शन टेक्निक है। आई ऑल्सो यूज़ इट, एंड देन जब मैं खुद को प्रोटेक्शन टेक्निक में देखती हूँ तो मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है। लाइक आई एम ऑल्सो वेयरिंग दिस कलर, एंड इट बिलोंग्स टू क्राउन चक्र। हाँ, ये क्राउन चक्र से कनेक्टेड है, तो ये कलर आपकी प्रोटेक्शन में बहुत हेल्प करता है। और ये सबके लिए है, ओम का उच्चारण हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, आप हर क्लाइंट के उस पर डिपेंड नहीं करता। ये तो ऐसा एक उपाय है जो सभी कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ इसके लिए रेकी हीलर बनना पड़ेगा, कुछ है, लेकिन आप ओम चैंटिंग इज द बेसिक प्रैक्टिस, एंड सब कुछ तो ओम में ही समाया। ओम itself is the universe, manifestation of the universe। अब मेरा सवाल ये है गुरप्रीत, इतने क्लाइंट्स को आप डील करते हैं जी, बहुत से ऐसे लोग आए होंगे आपके पास हीलिंग के लिए, आप खुद की एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं या खुद के ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट कर पाती? क्या ये डिफ़िकल्ट रहता है उस समय? नहीं, आई वोंट से डिफ़िकल्ट रहता है। लाइक आई टोल्ड यू द प्रोसेस कि जब हम हीलिंग इनिशिएट करते हैं उससे पहले हमें हमारी ग्राउंडिंग, हमारी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको एक टेक्निक समझाई, वैसे ही कुछ टेक्निक्स मैं यूज़ करती हूँ। क्रिस्टल्स अपने आसपास रखती हूँ,
और सॉल्ट वाटर आई डू कीप अलॉन्ग विद मी. सॉल्ट वाटर क्लिनजिंग में बहुत हेल्प करता है और ये कोई भी कर सकता है. सो आई ऑल्सो प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ग्राउंड माई सेल्फ विद माई ओन टेक्निक्स एंड देन आई स्टार्ट द प्रोसेस. और जैसे थोड़ी देर पहले अभी हम डिस्टेंस हीलिंग की बात कर रहे थे, ये संभव है? जी बिल्कुल. एनर्जी कैन ट्रैवल बियॉन्ड टाइम, स्पेस, मैटर. इवन आप अपने पास्ट को भी हीलिंग दे सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को भी हीलिंग दे सकते हैं और ये संभव है. अच्छा गुरप्रीत, क्या एक ही बार की हीलिंग से परमानेंट हील हो जाता है या सेशंस लेने पड़ते हैं? देखिए एनर्जी जो है ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. जैसे हम कपड़े बदलते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा सुबह शायद आपका मूड बहुत अच्छा है, पर जैसे जैसे आपका दिन बीतता गया शाम तक शायद आप थके हुए हो, इरिटेटेड हो, अनॉयड हो. तो क्या हुआ, बहुत सारे इवेंट्स आपके आसपास हुए, आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ और जैसे जैसे चेंज होता गया आपकी एनर्जी चेंज होती गई. तो एक सेशन में एनर्जी कुछ टाइम के लिए वैसे रहेगी. एंड एज अ हीलर आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि अब ये प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है. कुछ अपनी दिनचर्या, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप लेकर आएंगे तो एनर्जी डेफिनेटली कुछ टाइम तक रिसाइड करेगी. एंड जस्ट प्रोग्राम योर सेल्फ विद न्यू पैटर्न्स. कुछ लोगों के लिए जो यू नो हु रियली वांट टू ब्रिंग द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, हु आर एक्साइटेड अबाउट इट, हु आर द डूअर्स, उनके लिए वाकई ईजी है. बट कई कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि कोई और हमारे बिहाफ पे काम कर दे. एंड उन लोगों को शायद बार बार सेशंस लेने पड़ते हैं. और एनर्जी सेशन बार बार लेने में कोई बुराई भी नहीं है. मेरे पास खुद ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 5 साल से मेरे साथ हैं. अगर मैं उनको कहती भी हूँ कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गो, आप बंद कर सकते हो अगर बंद कराना है, बट दे फील गुड बिकॉज एनर्जी लेयर्स पे काम करती है. एक लेयर आपकी रिमूव हुई, सेकेंड लेयर आएगी, थर्ड लेयर आएगी, फोर्थ लेयर आएगी, लाइफ के चैलेंजेस आएंगे. अच्छा, आई हैव टू टेल यू वन थिंग, एनर्जी हीलिंग इजंट अबाउट अ मैजिक वॉन्ड कि आपने बस एक वॉन्ड घुमाया और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई. बेसिकली लोग आपके पास आते हैं विद वेरियस इश्यूज और जो आप भी सुन के हैरान परेशान हो जाते हो, ऐसे किसी के साथ कैसे हो गया. नाउ एज अ कंपैशनेट पर्सन व्हेन यू स्टार्ट हीलिंग देम, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इनको किस लेवल पे क्या हीलिंग चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पैटर्न है जिसमें ये ब्लॉक्ड है. और एनर्जी सिस्टम किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करता. ओके. एनर्जी हीलिंग सिर्फ उस इंसान को इतना काबिल बनाती है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू लाइफ का आ रहा है, उसको वो झेल पाए, उसके साथ फाइट कर पाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी क्लाइंट ने कहा कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए, एंड एज अ न्यू हीलर आई ऑल्सो ट्राई टू डू दैट कि हाँ मे बी इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. But during that process, I learned something, not from any teacher, but from divine light sources, कि it's not my responsibility to change somebody. It's their own responsibility. मेरा काम as a energy healer सिर्फ इतना है कि उन तक उतनी positive energies भेजी जाएं जिनको utilize करके वो काम, वो challenge fulfill कर लें. And I also realize कि अगर ये life का challenge मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको हील कर दिया, जो संभव है हो जाएगा, बट मैं उससे क्या छीन लूँगी, सीखने का हक. क्योंकि हर सोल अपना एक कर्म, अपनी एक लर्निंग लेकर आई है. शायद वो सोल परेशान है एंड उस सोल ने डेफिनेटली इस पॉइंट पे एक हीलर को असाइन किया होगा अपने बर्थ से पहले कि कोई आए और मुझे हील कर दे ताकि मैं इतने डिफ़िकल्ट प्रोसेस से आराम से निकल सकूं. बट अगर हीलर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ली तो हीलर की खुद की एक कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. गुरप्रीत, कार्मिक बर्डन्स भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, हम इसीलिए तो यहाँ पे हैं. ये जो आपने कार्मिक वर्ड यूज़ किया ना, उसी से मुझे याद आया कि हमारे साथ जो पार्टनर है वो कार्मिक पार्टनर है कि नहीं, वो सोलमेट है. कार्मिक बर्डन्स हम लेके चलते हैं जो हम फेस कर रहे हैं, जिनको आप शायद अपनी लैंग्वेज में जैसे रेकी या एनर्जी इवोल्यूशन के थ्रू आप हील कर रही हैं. ये क्या चीज़ें हैं सब? क्योंकि बहुत से लोग तो इस पे शायद बिलीव भी नहीं करते. देखो, कर्म is not a negative word at all. कर्म is about deed and action. ये तो हमारे पुराणों में भी है. Exactly. तो अगर आप past life से obviously there is a past life, reincarnation है,
और हम बार बार जन्म ले रहे हैं टू हील आवर ओन सेल्फ फॉर आवर सोल एवोल्यूशन। और तभी वो संभव है जब आप अपने कर्मों की जो लर्निंग्स हैं उनको फुलफ़िल कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो उसके पिछले जन्म के कर्म बहुत ख़राब होंगे, नो। कई बार बहुत असेंडेड सोल भी वापस धरती पे जन्म लेती हैं बिकॉज उनको एक लेसन लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी सोल को लर्न करना है कि हाउ टू हील द ग्रीव और एक चीज़ से कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि अगर एक सोल ने वो लेसन सीख लिया तो मल्टीपल सोल्स को हेल्प कर सकती है। तो उस इंसान के साथ फिज़िकल अर्थ लेवल पे शायद कुछ बहुत गलत हो जाए, किसी को खो दे, कोई इंसान उसकी लाइफ से चला जाए, उसका लव्ड वन। अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसके कर्म खराब थे इसलिए उससे कुछ छिन गया। इट्स जस्ट कि उस सोल की डेस्टिनी थी कि वो उस ग्रीफ को, उस पेन को एक्सपीरियंस करे, खुद को हील करे एंड वहाँ से बाहर मूव होके बाकी लोगों को हेल्प करे। तो हर चीज़ कनेक्टेड होती है, डॉटेड होती है एंड समटाइम्स यू नो it's your destiny that makes you learn those things and you choose your destiny yourself। और हीलर का काम है या रेकी एनर्जी का काम होता है आप डेस्टिनी को चेंज भी कर सकते हो, बट उसको जीना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कार्मिक साइकिल कहते हैं। तो जैसे आपने कार्मिक पार्टनर्स के बारे में पूछा, कार्मिक पार्टनर्स किसी भी रूप में आ सकते हैं, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, करियर में, जो आपको सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो आपकी लर्निंग्स वहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो कई बार मेरे से लोग कहते हैं कि यू नो दिस इज़ सच अ डिफ़िकल्ट पर्सन इन माई लाइफ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या कर्म है, पिछले जन्म का क्या है, बट इस इंसान से मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। आई ऑलवेज सेज पे योर ग्रैटिट्यूड टू सच पीपल जो डिफ़िकल्ट हैं, बिकॉज यही लोग आपको सोल लेवल पे कुछ सिखाने आए हैं और वो आपके दुश्मन नहीं है। हो सकता है सोल लेवल पे वो आपके सोलमेट हो, वो आपकी सोल फैमिली हो, वो आपके मित्र हो किसी लेवल पे, किसी जन्म पे, पर उन्होंने चूज़ किया आपको हेल्प करना एट सोल लेवल। दैट्स व्हाई द पर्सन इज गेटिंग सो डिफिकल्ट ऑन यू। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या इमोशंस होते हैं वो भी हमारी एनर्जी को क्लॉग करते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा रोल तो वही प्ले करते हैं। अच्छा, कैसे? सो देखिए, हमारी बॉडी जो है वाटर ब्लेंडेड बॉडी है एंड इमोशंस वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं एंड हर चीज़ पे हम इमोशन फील करते हैं। हम लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस फील करेंगे, कुछ भी होगा तो फीलिंग किसके थ्रू आएगी? एक इमोशन के थ्रू आएगी एंड वो फीलिंग, वो इमोशन हमारे न्यूरॉन्स में जाकर रजिस्टर हो जाता है। तो इमोशन एक्चुअली ब्लॉकेजेस ऐसे क्रिएट करते हैं जैसे आपके साथ बचपन में कुछ हादसा हुआ। फॉर एग्जांपल आपके किसी फ्रेंड को डॉग ने बाइट किया आपके सामने और आपने वो दर्द देखा, लेकिन उसका फियर आपके अंदर रजिस्टर हो गया और आप अननोइंगली डॉग से फियर फील करते हैं, क्योंकि एक माइंड ने एक इवेंट को रजिस्टर किया, उस इमोशन को आपकी बॉडी ने प्रोसेस नहीं किया, उस इमोशन को रिलीज़ नहीं किया, उस इमोशन के को उस पर वर्क नहीं किया कि वो उसके साथ हुआ, ठीक है, गलत हुआ, आगे से मेरे साथ कभी नहीं होगा, या फिर मैं ऐसी कोई गलत हरकत ना करूं कि किस डॉग को छेड़छाड़ ना करूं कि मेरे साथ ना हो। बट हमारी सोच जो है, थॉट प्रोसेस, वो इतना लिमिटेड हो जाता है कि हम अपने इमोशंस पे वर्क नहीं कर पाते। और वो इमोशन जब वो एक इवेंट के थ्रू रजिस्टर हो गया तो हम पूरी लाइफ उस पर एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि मेरे साथ ही होता है। हाँ, जॉब इंटरव्यू में गए, ये तो बहुत कॉमन है। मेरे साथ क्यों होता है? जैसे मेरे क्लाइंट ने मेरे को बोला कि मेरा ना लाइफ का पैटर्न है, मुझे पहली बारी में कुछ मिलता ही नहीं है। और जब हमने एनर्जी हीलिंग के थ्रू उन पे काम करना शुरू किया तो पता चला, हम रूट कॉज पे जाते हैं एंड रूट कॉज पे जब हम गए तो एक इवेंट देखा बचपन में कि उन्होंने अपनी मम्मी से कुछ मांगा, मम्मी ने देने से मना कर दिया। मम्मी ने एक बारी मना किया, 2 बारी मना किया, 3 बारी मना किया। मम्मी के अपने रीजंस होंगे, बट उस बच्चे ने रजिस्टर कर लिया कि मुझे एक बारी में कुछ नहीं मिलता, मुझे मम्मी से बार बार मांगना पड़ता है। क्योंकि मम्मी से मांगना पड़ता है, माँ एक जननी है और आपकी कॉर्ड्स कनेक्ट होती हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हर इंसान के साथ होती हैं, बट मदर के साथ कॉर्ड्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होती हैं। तो एक बच्चे ने रजिस्टर कर लिया अपने अंदर कि मेरी माँ मुझे एक ही बारी में कुछ नहीं देती,
एंड उस पैटर्न को इस इंसान ने अपनी 45 साल तक की उम्र तक यही फेस किया कि मुझे एक ही बारी में कुछ नहीं मिलता, मुझे मांगना पड़ता है, अनलेस अंटिल आई एम नॉट आस्किंग फॉर इट मुझे नहीं मिलेगा। और जब ये पैटर्न हील हुआ, उन्होंने विद इन 3 मंथ्स एक ही बारी में अपने लिए ब्रांड न्यू कार खरीदी, जिसके लिए वो 5 साल से कोशिश कर रहे थे और उनको कार नहीं मिल रही थी। सो रेकी या एनर्जी सिस्टम की अगर हम बात करें, ये रूट कॉज पे जाके काम करती है। और एनर्जी ब्लॉक कैसे होती है? हम खुद ही ब्लॉक करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू द स्टोरी, हमने एक इवेंट देखा, उसमें इमोशंस डाले, उसमें फीलिंग डाली, उसमें थॉट प्रोसेस डाला और वो ब्लॉक हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बहुत सारी रील्स देखते हैं, बहुत सारा कंटेंट देखते हैं, हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं। किसी ने कहानी सुनाई, सास बहुत ख़राब होती है बहुत ही ख़राब होती है, सास बहुत ही गलत होती हैं। बट क्या ज़रूरी है कि एक लेडी जिसने अपने बेटे को जन्म दिया वो वाकई ख़राब होगी? बट हाँ, किसी के साथ कुछ इवेंट्स हुए, उनकी कार्मिक स्टोरी थी। अब एक बिलीव सिस्टम किसी लड़की के मन में बैठ गया, एंड वो लड़की की सास शायद बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर एक ही बिलीव सिस्टम है, सास तो गंदी होती है। मैंने तो यही सुना है, मैंने तो ये देखा भी है, मैंने तो कहानियाँ सुनी है, और उसने एक इमोशन ब्लॉक कर दिया। एंड देन शी इज़ आस्किंग फॉर द हीलिंग कि मेरी सास के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। एंड टू द कॉन्ट्ररी, द मदर इन लॉ ऑल्सो केम टू मी फॉर द हीलिंग, एंड शी टोल्ड मी अ डिफरेंट स्टोरी कि मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर पता नहीं वो समझ के राज़ी क्यों नहीं है। तो इट्स अ ब्लॉकेज दैट वी क्रिएट थ्रू आर इमोशन। अगर हम ब्लॉकेजेस बाहर देख रहे होते हैं ना, वो बाहर नहीं होती, वो अंदर होती हैं। मोस्टली मैं अपने क्लाइंट्स को एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसमें एक फार्मूला अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन निकल जाता है। सेम लाइफ है, आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम में छुपा हुआ है, वेरिएबल्स उसी के अंदर है। सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई करना है और LHS = RHS अपने आप हो जाएगा। राइट। अच्छा, हम जब कई बार किसी से मिलके आते हैं तो हम बहुत हैवी फील करते हैं। हाँ, किसी से मिलके हम बहुत चीयरफुल महसूस करते हैं। ये भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। एग्जैक्टली, बिकॉज हमारा अनकॉन्शियस माइंड कॉन्टीन्यूसली एनर्जीज पिक कर रहा है। हमारे एनवायरनमेंट से, लोगों से, जो भी सराउंडिंग्स हैं, वी आर पिकिंग अप ऑन टू द एनर्जीज, और अनकॉन्शियस माइंड उसी से खुद को प्रोग्राम भी कर रहा है विदाउट योर नॉलेज। आप शायद सोच भी नहीं रहे, लाइक आप कितनी अननोइंगली, इनोसेंटली कोई रील कंटेंट देख रहे हैं, आपको पता है शायद वो अच्छा नहीं है, बट उसको देखते देखते आप उसी लैंग्वेज में एक पॉइंट के बाद बात करना शुरू कर देंगे, उसी थॉट प्रोसेस के साथ चलना शुरू कर देंगे। सो इट्स योर अनकॉन्शियस हु पिक्ड ऑन टू द एनर्जीज। तो कई बार क्या होता है, आप किसी के साथ बैठे, मे बी द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू देयर ओन प्रॉब्लम, बट हमें लगता है शायद नेगेटिव है, और वो इंसान शायद अपनी वो थॉट प्रोसेस में घुसा हुआ है, और वो भी अननोन है उस चीज़ से। बट हम जैसे ही बैठेंगे, हमारे ऑरा को समझ आएगा दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर अस। आपने कॉमन सा मिथ सुना होगा, कॉमन लैंग्वेज है बहुत, जो हमने भी बचपन में बहुत सुनी है, कि मेरी मम्मी ने बोला, मैं एक आंटी के साथ बैठी, आंटी ने मुझे बोला मेरा सिर दर्द हो रहा है, और मैं घर वापस आई, मेरा भी सिर दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही जी। तो आपने उनकी एनर्जीज पिक की, आपने एज अ इम्पैथ एनर्जीज पिक की, और वो भी हम कैसे करते हैं, अननोइंगली। लाइक आई एम अ कंपैशनेट पर्सन, इम्पैथ पर्सन। किसी ने अपना दर्द सुनाया और मैंने उस दर्द को अपने अंदर महसूस किया। तो जब हम अपने अंदर किसी चीज़ को बहुत गहराई के साथ महसूस करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को ये नहीं समझ आता कि ये किसी और का एक्सपीरियंस है। राइट। ये हमारा नहीं है। हाँ, ये मेरे साथ भी होता है गुरप्रीत। मतलब एम्पैथी जिसको बोलते हैं, उसके साथ अगर मैं किसी का सुन लूँ दर्द, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक फील करती हूँ, फिर डिस्टर्ब हो जाती हूँ। यहाँ पे हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है डिटैचमेंट सीखने की। लाइक यू नो, जब कोरोना आया, कोविड टाइम पे, पीपल वर टॉकिंग अबाउट इसके साथ ये हो गया, वो हो गया, फिर फियर आ रहा है हमारे साथ ना हो जाए। आई ऑलवेज टोल्ड एवरीबडी, एंड आई एम स्टिल टेलिंग एवरीवन, कि अगर किसी साथ आप गलत होता देख रहे हो ना, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट देम, सेंड देम योर ब्लेसिंग। somebody is pain. When somebody is in their pain, why are you talking about their pain and multiplying the pain? Oh,
मतलब हम Instant. अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के दुख में बारे में, तो हम उसका दुख बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और अपना भी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। सो एनर्जी कैसे वर्क करती है? द मोर यू फोकस ऑन समथिंग यू मल्टीप्लाई द एनर्जीज। आप किसी एक चीज़ पे बहुत देर से जब ध्यान देना शुरू कर देंगे, ध्यान क्या है, आप उसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने मन में सोचना शुरू कर दो मुझे एक लाल रंग की ऑडी कार चाहिए, एंड आप देखोगे सडनली आपको लाल रंग की गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज होता है। दैट thing is going on in your mind and you're attracting those things. This is how you multiply the energies with right intentions, with positive emotions and feelings. पर हम लोग क्या करते हैं, हम उस फॉर्मूला को नेगेटिवली यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिवली यूज करें तो फिर हम उसका तो भी result ही result हैप्पीनेस का आएंगे। भी अबेंडेंस होगा। एग्जैक्टली लेकिन उसको सीखना ज़रूरी है। अगर जैसे आपने बात की, आप किसी से मिल के आए, किसी से बात की, आपने उसके दुख को बार बार अपने अंदर दोहराया, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड को ये नहीं समझ आएगा कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हो। वो आपको ही लेकर उसको सोचेगा, और जितना आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे उतनी वो चीज़ आपको मल्टीप्लाई होकर अपनी लाइफ में दिखनी शुरू हो जाएगी। और मैं इसीलिए ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या हम रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकते हैं एनर्जी हीलिंग से? वेल आई हैव टू टेल यू, हम एनर्जी हीलिंग से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उसके साथ साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से हील होते हैं। एंड रिलेशनशिप क्या है ना, वो हमारा रिफ्लेक्शन है। किसी के साथ भी हमारे रिलेशनशिप है, बी इट आवर स्पाउस, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, बॉस, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, करियर में, विथ whom so ever वी आर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप, हम उस इंसान को नहीं देख रहे, हम अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। जैसे कई बार होता है किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया और मैं ट्रिगर हो गई, उस इंसान की गलती है, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, बट ट्रिगर तो आप अपने अंदर हुए। इट शोज़ कि आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। एंड बहुत सारे लोग जैसे मैरिटल हीलिंग के लिए आते हैं, लोग रिलेशनशिप हीलिंग के लिए आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं उसकी गलती है। और मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आप खुद की एनर्जी हील कर लेंगे, आप खुद के लेसन्स को लर्न कर लेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं सामने वाला व्यक्ति खुद ठीक होगा, आप उसके प्रति ठीक हो गए, तो आपको उसकी बातों से जब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, रिलेशनशिप हील हो जाएगी। एंड कोई पर्सन अगर आपके साथ सर्टेन बिहेवियर कर रहा है, जो बिहेवियर आपको नहीं पसंद आ रहा, अब उस पर्सन की गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, पर आपको वो बिहेवियर अगर पसंद नहीं आ रहा, तो इट मीन्स यू हैव टू रेक्टिफाई समथिंग विद इन योर सेल्फ, एंड दैट पर्सन इज़ देयर टू टीच यू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने अपनी मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में बताया, जिन्होंने बताया मैं बहुत सीरियस टाइप हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत फ़नी टाइप्स हैं, उनको मजाक करने की आदत है। एंड आई आस्क्ड क्या बुराई है उसमें? नहीं, वो ये नहीं सोचते कौन सी जगह पे बैठ के क्या बोलना है, वो कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं। आई डोंट लाइक इट, मेरे हस्बैंड चेंज होने चाहिए। और जब हमने उनके एनर्जी लेवल को रेक्टिफाई किया, चेकआउट किया, तो वहाँ समझ आया कि शी इज़ सो सीरियस दैट शी लर्न टू enjoy द लाइफ। दैट्स वाई हर सोल चोज दिस पार्टनर जो उसको ह्यूमर सिखा सके, इंजॉय करा सके, जॉयफुली हंसना सिखा सके। एंड शी नेवर लाफ, वो बहुत कम चीज़ों पे हंसती है, जब कुछ हंसने वाली चीज़ होगी उस पर थोड़ा सा हंस के हाँ इतना ठीक है। शी इज़ दैट सीरियस पर्सनैलिटी, एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो हस्बैंड और वाइफ की सोल ने एक दूसरे को चूज़ किया ताकि वो एक दूसरे को कुछ सीख के एक दूसरे को बैलेंस कर सके। बट द वाइफ इज़, मुझे अपने हस्बैंड की ये आदत नहीं पसंद, ये आदत चेंज हो जाए, आप उनकी हीलिंग कर दो। ठीक। अच्छा, जो आप एनर्जी इवोल्यूशन कोचिंग, जी, ये क्या चीज़ है? ये रेकी हीलिंग से कितनी डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है? ये इंटायरली डिफरेंट है। Okay. रेकी हीलिंग डॉक्टर मकाऊ सुई के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे वर्क करती है, बट एनर्जी हीलिंग सिस्टम है। एनर्जी एवोल्यूशन उसी का एक जो मुझे सिखाया गया डिवाइन सोर्सेज के थ्रू एक फॉरगोइंग पाथ है, लाइक प्रमोटेड पार्ट है। ओके। एनर्जी एवोल्यूशन में आई यूज़ NLP टेक्निक्स, आई यूज़ क्वांटम हीलिंग, सोल ब्लूप्रिंट हीलिंग, चक्रा हीलिंग सिस्टम, एंड उसके थ्रू आई हेल्प माई क्लाइंट इन इवॉल्विंग देयर होल एनर्जी सिस्टम, जहाँ पे आपका माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट सब एक अलाइनमेंट में आते हैं। एंड जब वो अलाइनमेंट में आते हैं तो आपकी इनर हार्मनी, आपकी इनर रिदम से कनेक्ट करती है, आप बैलेंस फील करते हैं।
सो इट्स अ होल प्रोसेस दैट आई इन्वेंटेड माई ओन सेल्फ, इसलिए Okay. आपने शायद ये टर्म किसी और को यूज़ हाँ, मैंने करते हुए पहली नहीं बार सुना सुना। होगा, राइट। तो ये आपको कैसे आपको क्लिक किया कि एनर्जी इवोल्यूशन हीलिंग ये भी एक टेक्निक हो सकती है, काम कर सकती है? वो क्या टर्निंग पॉइंट है कि आप जब रेकी की फील्ड में मास्टर थीं और लोगों को हील कर भी रही थीं, तो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? So I love to invest in my learnings. I keep on learning new and various things. And जब मैंने healing like it's my capability in a resource. It's a blessing for me. जैसे मुझे डिवाइन ने ब्लेस किया इस पावर के साथ, तो जब मैंने इसके साथ काम करना शुरू किया, आई रियलाइज हीलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट. इमेजिन कोई इंसान या कुछ भी सामने आपके कुछ ऑब्जेक्ट है जो शायद तराशा हुआ नहीं है, जिस पे थोड़ी सी पॉलिशिंग अगर हो जाए तो बहुत सुंदर लगेगा. थोड़ा पुराना हो गया, जैसे एंशिएंट बर्तन होते हैं हमारे, थोड़े से पुराने हो गए, लेकिन अगर उस पर थोड़ी सी कलाकारी कर दी जाए एक कलाकार बन के, तो कितनी प्यारी लगेगी. तो आई रियलाइज इट्स अ हीलिंग इटसेल्फ इज़ अ ब्लेंड ऑफ साइंस प्लस आर्ट. और वहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ आया जिसको मैंने खुद इन्वेंट किया है, बट मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मैंने किया है, मुझे डिवाइन सोर्सेज ने ब्लेस किया उसके साथ. तो फॉर मी हीलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड आई सी आर्ट एज A for acceptance, R for receptivity, and T for transformation. So when you accept your whole being, acceptance is the foremost part of healing. हम खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे, हम खुद के बिहेवियर को, डार्क शेडोज़ को, वल्नरेबल पॉइंट्स को, पेन्स को, ट्रॉमास को एड्रेस ही नहीं कर रहे. जब हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, हम अपने आप को क्लिनजिंग फॉर्म में लेकर आते हैं. लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत गुस्से वाले हैं, एंड उनके शायद आसपास लोग बहुत परेशान हैं उनके गुस्से से, पर वो इंसान जब तक खुद नहीं मानेगा कि वो गुस्से वाला है, उसकी हीलिंग नहीं हो सकती. हो सकता है उसका गुस्सा उसके लिए रिसोर्सफुल है, उसके लिए काम आ रहा है, तो इंसान अपना गुस्सा क्यों छोड़े, राइट. लेकिन हम देखते हैं नहीं, बहुत ही गुस्से वाला है, इसका गुस्सा ठीक होना चाहिए, इसका ना गुस्सा ठीक कर दो. पर वो इंसान जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका गुस्सा इज़ अ प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन कांट बी हील्ड. बट अगर उसने एड्रेस कर लिया कि गुस्सा वाकई प्रॉब्लम है, अब थोड़ा सा ना कंट्रोल में आना चाहिए, हील होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो द पर्सन नीड्स टू जस्ट एक्सेप्ट, हाँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी चीज़ों पे आता है, ऐसी चीज़ों पे आता है, वैसी चीज़ों पे आता है, ट्रिगर पॉइंट्स हैं. और जैसे ही वो ट्रिगर पॉइंट्स पे काम होना शुरू होगा, एनर्जी क्लियरिंग होगी, आप एक रिसेप्टिव मोड में आ जाओगे, and you will be able to receive the energies, new energies, and those new energies will ultimately transform you. इतनी सारी केस स्टडीज आपके पास आई हैं जी. अभी तक कोई ऐसा केस है जो आपको आज तक याद हो, ये बहुत इम्पैक्ट रहा हो आपकी लाइफ पे, चाहे वो पॉजिटिव हो या ह्यूमरस हो या कुछ भी, कोई एक ऐसा केस कि नहीं इसको मैंने हील किया था, ये केस मुझे याद है, अंदर तक टच्ड किया था मुझे, ऐसा कुछ भी? देखो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं. एक था थोड़ा अचंभित था, लाइक वन वुमेन आस्क्ड फॉर द हीलिंग, शी जस्ट स्टार्टेड, एंड जब हीलिंग हम स्टार्ट करते हैं तो ऑरा क्लिनजिंग से ही स्टार्ट करते हैं. एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द ऑरा क्लिनजिंग, उसका ऑरा बहुत हैवी था. मैं खुद वहाँ पे थोड़ा हैवीनेस मैंने फील की, बट अल्टीमेटली आई प्रोटेक्टेड माई सेल्फ रियली वेल. पर आफ्टर फ्यू डेज शी टोल्ड मी कि आज जब हीलिंग हुई है तो कुछ अलग हुआ है उसके साथ, एंड शी पास्ड अ स्टोन थ्रू यूरिन. उसको एकदम से पेन हुआ और इसी वक्त उसकी हीलिंग हो रही थी और उसकी बॉडी से स्टोन निकला, एंड शी वॉजंट अवेयर एट ऑल अबाउट द किडनी स्टोन्स. उसको कभी भी किडनी स्टोन्स की शिकायत ही नहीं थी, उसको कभी पेन ही नहीं होता. नाउ स्टोन्स क्या है? स्टोन्स है मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल दोज अनप्रोसेस्ड इमोशंस विच यू केप्ट विद इन यू. तो जितने भी आपके इमोशंस होते हैं ना, अगर आपने प्रोसेस नहीं किया, वो आपके सेल्स में, टिश्यूज़ में, इनफैक्ट ऑर्गन्स में जाके मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने उनको अपने अंदर रख लिया. इसी तरह से शी वॉज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ग्रीव फ्रॉम लास्ट 10 years. शी वॉज नेवर एबल टू प्रोसेस डेथ ऑफ अ लव्ड वन. And when I started sending her the healing light, within 21 days,
21 डेज जो होते हैं हीलिंग के स्टार्टिंग के बहुत क्रूशियल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ऑरा क्लिनजिंग उन्हीं 21 डेज में बहुत अच्छे से होती है। एंड शी टोल्ड मी कि आज मुझे बहुत पेन हुई है, एंड वो पेन किडनी स्टोन के फॉर्म में निकल गई, एंड सेकेंड स्टोन एक और स्टक हो गया, जिसकी उसको दर्द उसने एक्सपीरियंस की। एंड while I was sending her the healing light, she started getting glimpse of that death. She started getting the dreams of her father death. और उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने अपने फादर को कितना होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, उस इमोशन को कितना होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, और जब तक उसने उस इमोशन को खुद से रिलीज़ नहीं किया, विच आई टॉट हर हाउ टू डू दैट, उसका स्टोन नहीं निकला। वो दवाइयाँ लेती रही, स्टोन नहीं निकला। एग्जैक्टली 5th डे पे स्टोन निकला, व्हेन शी एक्चुअली एक्सेप्टेड दैट आई हैव टू लेट दैट रिमोर्स गो। वो ग्रीफ निकल जाना चाहिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। लाइक शी टुक अ बर्डन कि जैसे उसकी गलती थी फादर की डेथ होना, और जैसे ही वो हुआ इज़ डन। सेकेंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको बताती हूँ। एक मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ की हीलिंग करानी शुरू की बिकॉज शी वॉज अनेबल टू कंसीव। मेरे लिए बहुत ही, बिकॉज मुझे नहीं पता था ये होगा नहीं होगा, पर उस लेडी की जो प्रेगनेंसी थी वो ट्यूब्स में, फिलोपियन ट्यूब्स में जाके रुक रही थी, और बार बार उसके मिसकैरेज हुए थे। शी undergo like almost 3 miscarriages during that time. She was in USA. She came to India for a while, and mother-in-law requested a healing for her, and she was going through a very painful time at that time, but she really wanted a baby. And she decided, and she told her mother-in-law कि मैं IVF treatment कराऊंगी. And mother-in-law said, okay, ठीक है, आप करा लो जैसे आपको ठीक लगता है. But as a mother, she was feeling worried for her, and she requested a healing for her. और मैंने बिना कुछ सोचे समझे जब डिवाइन प्रेजेंस की परमिशन ग्रांट लेकर हीलिंग स्टार्ट की, उस लेडी को भी नहीं समझ आया कैसे क्या हुआ, बट विद इन फ्यू वीक्स शी गॉट प्रेग्नेंट. She conceived. She conceived. And when she conceived, I started feeling her energies. उसने अपनी मदर इन लॉ को नहीं बताया था कि पहले एटलीस्ट 2-2.5 महीने हो जाएं, पता चल जाए कि इस बार भी फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं है प्रेगनेंसी, यूट्रस में ही है. तो शी सेड कि अभी इस बार ही कंफर्म हो जाए, देन आई लेट हर नो. एंड विदाउट IVF ट्रीटमेंट शी गॉट कंसीव्ड नेचुरली. और मुझे कैसे पता चला कि जब उसकी हीलिंग हो रही थी, आई स्टार्टेड फीलिंग गैसी, लाइक आई स्टार्टेड कैचिंग द एनर्जीज. एंड ये नॉर्मल प्रोसेस है, हम करते हैं एनर्जी कैच. और मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ ऐसे कैसे हो रहा है. लाइक आई कैन नॉट बी प्रेग्नेंट एट ऑल, बट आई स्टार्टेड गेटिंग फ्यू सिम्टम्स, एंड आई टोल्ड हर मदर इन लॉ, योर डॉटर इन लॉ इज़ नाउ प्रेग्नेंट, यू हैव टू आस्क हर. एंड शी सेड नहीं, आई डोंट थिंक सो, उसने मेरे को अभी तक बताया नहीं है. बट अगले दिन उनकी बहू ने उनको कॉल किया और गुड न्यूज़ दी, एंड मेरे सिम्टम्स इवेंचुअली बंद हुए. एंड उसने आफ्टर 9 months एग्जैक्टली बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया. इस केस में क्या ब्लॉकेज था? ऐसे जैसे एनर्जी, आपने इससे पहले वाले केस में बताया कि फादर की डेथ वाला फियर उसने को रिलीव नहीं किया था. जी. इस केस में क्या था? इस केस में शी believed that she won't be able to conceive because first pregnancy का जब miscarriage हुआ, she was very excited, and वो fallopian tube में थी. और जब वो miscarriage हुआ तो अच्छा क्या होता है ना, जब एक इवेंट आपके साथ हो जाता है और वही इवेंट दोबारा हो जाता है, तो आप ना उसी पे बिलीव करना शुरू कर देते हो. हाँ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है. राइट. तो शी स्टार्टेड बिलीविंग दैट थिंग कि मैं तो नेचुरली कंसीव कर ही नहीं सकती, मेरे ही अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या लैक फील करना शुरू कर दिया, आई एम नॉट वर्दी ऑफ गेटिंग अ चाइल्ड. तो वो जब भी किसी छोटे बच्चे को देखती थी, लाइक उसकी भाभी और उसने साथ में कंसीव किया, भाभी का बच्चा हो गया, उसका मिसकैरेज हो गया, तो वो दुख जो था ना, ग्रीफ था, वो अपने गले से इतना लगा लिया कि ये नहीं सोचा दैट शी कैन गिव अ न्यू चांस टू अ न्यू लाइफ. थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है फिर. थॉट प्रोसेस, सारी चीज़ें आपके थॉट, इमोशन एंड आपकी फीलिंग्स इस पे प्ले करती हैं. और हम जब हीलिंग भी करते हैं, हम भी इसी पे एंड प्लस अनकॉन्शियस माइंड पे हम हीलिंग करते हैं. अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम एनर्जी को फील किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट टाइम एनर्जी को एक्सपीरियंस करना कैसा होता है?
it was a divine experience for me. Like I was going through a painful time in my life, but that time was actually a catalyst for me to become a healer, as if it was my destiny to be a healer and to help lot of many people out there. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, मेरे लिए वो बहुत अद्भुत था, वो बहुत प्रीशियस था. मैंने बहुत सारी प्योर एनर्जी को अपने आसपास एक्सपीरियंस किया. मुझे समझ भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. जब मैंने सीखना शुरू किया, तो सीखने के बाद हमें 21 दिन लगातार खुद के ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि हम अपनी बॉडी को न्यू एनर्जीज़ के साथ प्रोग्राम कर लें. तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, मेरे साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हुआ. एंड स्पेशली मेरे साथ जो मिरेकल हुआ वो था कि जब मैं टीनेज में थी, मुझे बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ थे. PCOD था, जिसके लिए मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए, होम्योपैथिक, डाइट चेंज की, लाइफस्टाइल चेंज किया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिए, और बहुत गंदी दवाइयाँ होती हैं. सो मैंने बहुत सारी अपनी बॉडी में वो चेंजेस देखे. एंड जब हीलिंग मेरी लाइफ में आई, तो सबसे पहले ब्लेसिंग जो मुझे मिली कि मेरी फेमिनिन एनर्जीज़ इतनी बैलेंस हो गई कि मुझे कभी दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. वाह. और PCOD के सारे सिम्टम्स खुद ब खुद मेरी बॉडी से रिलीज़ हो गए. एंड एक टाइम था जब मेरे को पीरियड्स नहीं आते थे और इतनी प्रॉब्लम होती थी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, स्किन ड्राइनेस, सब कुछ होता था. और जबकि मेरा लाइफस्टाइल हेल्दी था, डॉक्टर्स बोलते थे स्ट्रेस नहीं लेना, बट एज एन एम्पैथ मैं छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले लेती थी. एंड इट वाज बियॉन्ड माई कंट्रोल कि कैसे ना कोई स्ट्रेस ले. कोई चीज़ आपके सामने हो रही है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू प्रोसेस इट इन योर माइंड. बट ऑल थैंक्स टू रेकी हीलिंग एनर्जीज़, उस हीलिंग एनर्जी ने सबसे पहले वो प्रॉब्लम मेरे बॉडी से रिलीज़ की जो मेरे लिए बहुत दुखदाई थी, बहुत पेनफुल थी. और वो मेरे लिए कोई किसी मिरेकल से, किसी मैजिक से कम नहीं था. जब खुद के ऊपर इस तरह का काम हुआ, PCOD जैसी डिजीज़ को आपने क्योर किया, तो हम ये कह सकते हैं कि रेकी हीलिंग या हीलिंग के थ्रू हम डिजीज़ को भी क्योर कर सकते हैं. ऐसे भी क्लाइंट्स आते होंगे. बिल्कुल, हम बिल्कुल कर सकते हैं. रेकी हीलिंग, जैसे मैंने आपको बोला, इमोशंस, थॉट्स एंड आपके अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो आप फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हो, उसको ब्लेंड करके उसको हील करती है. और कोई भी इमोशन अगर आपकी बॉडी में आपने प्रोसेस नहीं किया, वो कहीं ना कहीं किसी सेल के साथ, किसी टिश्यू के साथ, ऑर्गन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और आपकी बॉडी आपको लगातार एक पेन देगी और आपको बोलेगी इसको प्रोसेस करना है, इसको हील करना है, इसके लिए कोई दवाई लो. एंड हम दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, पर हम रूट कॉज पे नहीं जाते. रेकी हीलिंग रूट कॉज पे वर्क करती है. तो बहुत सारे लोग जो फिज़िकल इश्यूज़ के साथ आते हैं, सबसे पहले उनके इमोशनल इश्यूज़ हील होते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप हीलिंग करा रहे हैं तो दवाइयाँ बंद कर देंगे. रेकी हीलिंग बेसिकली एनर्जी सिस्टम है, और उसके साथ साथ आपको एक जो सपोर्ट सिस्टम मेडिसिन से आप लेना चाह रहे हैं वो भी ले सकते हैं. बट इवेंचुअली हाँ, दवाइयाँ बंद हो सकती हैं. मेरी हुई हैं. टुडे इट्स बीन लाइक 6 years आई एम नॉट ऑन एनी मेडिसिन. मैंने दवाई खाई ही नहीं है कोई. और एक टाइम था जब मैं दिन में 3-3, 4-4 बारी दवाइयाँ खाती थी. अच्छा, जब हम रेकी हीलिंग के बारे में सुनते हैं या देखते हैं, जो भी वीडियोस भी आते हैं इससे रिलेटेड, तो हम देखते हैं कि जिसकी हीलिंग हो रही है वो बैठा है या लेटा है, और हाथों के थ्रू वो एनर्जी, हैंड्स के थ्रू वो एनर्जी दी जा रही है. तो ना इससे एक इस तरह की पिक्चर भी बनती है गुरप्रीत, जैसे कोई जादू टोना तो नहीं है कहीं. क्या इस तरह के केस भी आते हैं? क्योंकि लोग ना इस नज़र से भी देखते हैं रेकी को कि जैसे जादू टोना हो रहा है, या इस तरह के क्लाइंट्स आते हो आपके पास जो किसी का तंत्र मंत्र टोना ठीक करवाने के लिए आपके पास आते हो, और आप उन्हें समझाते हो कि नहीं, ये डिफरेंट साइंस है. जी, बिल्कुल ऐसा होता है. सो जो आप पिक्चर्स देखते हैं, तो वो पिक्चर्स रियल पिक्चर्स तो डेफिनेटली नहीं है. बिल्कुल क्लिक्ड पिक्चर हैं, ताकि आपके ब्रेन को एक रेफरेंस मिल सके what is it all about. रेकी डेफिनेटली एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है. आप डायरेक्ट क्लाइंट को भी दे सकते हैं, आप इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं, डिस्टेंट के थ्रू भी दे सकते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, हीलिंग एनर्जी बंधक नहीं है किसी टाइम का, एनर्जी का, स्पेस का. आप पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर, हर जगह जाके किसी भी
टाइमलाइन में जाके किसी दूसरे स्पेस में, इस कंट्री में बैठे हुए, दूसरी कंट्री में भी बैठे हुए लोगों को आप हीलिंग कर सकते हैं। इसका एनर्जी फ्लो सिस्टम है, वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया भी है तो इसलिए वो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इम्पैक्ट हुआ बिकॉज आपका ऑरा वीक था। अगर ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रेंथन हैं ऑरा में, तो ब्लैक मैजिक आपकी ऑरा शील्ड को बिल्कुल भी डिप्लीट नहीं कर सकता। और एक ये भी बहुत कहते हैं गुरप्रीत की नज़र लग गई है। जी, नज़र लगना इज़ रियल। इट्स एक्चुअली रियल। ओके। नज़र लगती है एंड नज़र इज़ अगेन एनर्जी सिस्टम को डिप्लीट करना। लाइक किसी पर्सन ने या आपने खुद ने अपने लिए कोई थॉट क्रिएट की एंड उस थॉट में कोई भी एक अनरिसोर्सफुल इमोशन आया, नेगेटिव इमोशन आया, और उस इमोशन को आपने बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया सामने वाले पे, तो उसका ऑरा डिप्लीट हुआ बिकॉज ऑरा में भी ऑलरेडी वीक होगा एंड आपकी नज़र लग गई किसी को। हाँ, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। किसी चीज़ के लिए, किसी जगह के लिए मैं बहुत तैयार होकर गई, बहुत एक्साइटेड होकर गई, खुश होकर गई, या तो वो काम ही नहीं हुआ या तो अगले दिन मैं बीमार पड़ गई। तो मेरी मदर का ये पहला सेंटेंस होता है कि नज़र लग गई। सो सी, ये देखो एक पैटर्न भी हो सकता है बिकॉज आपने बिलीव किया, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हुई एंड योर अनकॉन्शियस माइंड रजिस्टर दैट थॉट कि आप कहीं भी बहुत रेडी होके जाओगे, एक ही बारी में आपका काम नहीं होगा या फिर आप नेक्स्ट डे बीमार पड़ जाओगे। ऑब्वियसली जब हम अच्छे लगते हैं तो हम एक्साइटेड फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, और हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ होते हैं हमारी तारीफ करते हैं, कुछ होते हैं जो खुद में लैक फील करना शुरू कर देते हैं और देखते हैं शायद ये इतना अच्छा कैसे लग रहा है, ये इतनी अच्छी कैसे लग रही है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। एंड हम अपनी, कोई भी इंसान जो ये फील कर रहा है कि उसके अंदर लैक है या वो वर्दी नहीं है, उसने नेगेटिव इमोशंस पोर्ट्रे किए। एंड बहुत सारे लोग करते हैं विच इज़ सैड कि इसके पास ऐसा क्यों है, इसका ये ख़त्म हो जाए, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे लोगों की नज़र लग जाती है। और अब मेरा सवाल ये है कि आज का जो वर्ल्ड है इतना फास्ट है, पेस्ड लाइफ है, इस डिजिटल वर्ल्ड में भी हम अपने जो स्पिरिचुअल बैलेंस है उसको कैसे बनाए रखें? इसके लिए कोई सजेशन आपकी तरफ से क्या होगा? आई थिंक मेडिटेशन इज़ अ सिंपल टेक्निक। मेरे लिए, मैं हर चीज़ को बहुत ही स्वीट एंड सिंपल रखना पसंद करती हूँ। जस्ट ओम चैंटिंग इज़ सफिशिएंट। ओम चैंटिंग, आप ध्यान में बैठिए, आप म्यूज़िक में, साउंड्स में फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं, हर चीज़ में फ्रिक्वेंसीज़ हैं। जो हाई फ्रिक्वेंसीज़ वाली चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा हेल्दी खाना खाइए जिसमें हाई फ्रिक्वेंसीज़ हैं। एंड मेरे लिए अगर आपको एनर्जीज़ हाई रखनी है, मैं सिर्फ एक ही प्रेयर करती हूँ। प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए सिर्फ एक ही प्रेयर है, वो है शुक्राना। मैं सिर्फ शुक्राना की प्रेयर करती हूँ। एंड ग्रैटिट्यूड एक्चुअली एक बहुत हाई वाइब्रेशनल फीलिंग, थॉट और इमोशन है। आप जितना उस इमोशन में रहेंगे उतनी आपके एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो आई थिंक वेरी सिंपल थिंग इज़ जस्ट, अगर आपने लाइफ में कुछ भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस स्टार्ट करने हैं, आपको कुछ अनोखा सा उसमें फील करना है, कुछ मैजिकल करना है, तो सिर्फ शुक्राना कीजिए। अगर जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस वो कैसे करे? किन चीज़ों के लिए वो ग्रेटिट्यूड प्रकट करे? कहाँ से शुरू करूँ? अगर मैं कहूँ कि मुझे अपनी लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड प्रकट करें, ये काम करेगा मेरे लिए पॉजिटिवली, जी, तो कैसे मैं उसको शुरू करूँ? तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो होते तो छोटे छोटे से हैं, लेकिन शायद हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सही बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ, मैं किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन था उनको, क्या आप सांस ले रहे हो? क्या आप टाइमली खाना खा रहे हो? क्या आप अच्छी कार ड्राइव कर रहे हो? अच्छे घर में रह रहे हो? एंड हिज रिएक्शन वाज दैट इज़ नॉर्मल, ये तो हर कोई कर रहा है, ग्रांटेड लिया हुआ। एग्जैक्टली। बट थिंक अबाउट दोज पीपल जो सांस ले रहे थे और सांस लेते लेते सडनली कार्डियक अरेस्ट आया एंड दे लॉस्ट देयर लाइफ। थिंक अबाउट ऑल दोज पीपल हु लॉस्ट दैट पर्सन। डोंट यू थिंक सांस लेना भी अपने आप में कितना बड़ा गिफ्ट है? बिल्कुल। कि हम आराम से सांस ले पा रहे हैं। मे बी दिल्ली में आज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत हज़ार्डियस है हमारी हेल्थ के लिए,
बट फिर भी अगर आप सर्वाइव कर रहे हो, डोंट यू थिंक यू नीड टू बी ग्रेटफुल कि कोई For एक this ऐसी blessing. पावर है, कुछ है कि हम सांस तो ले पा रहे हैं, हम जीवित हैं। अपने जीवित होना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि हम सरवाइव कर रहे हैं। आजकल इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, यंग लाइफ जा रही हैं यहाँ से, विच इज़ वेरी सैड। पर अगर आप सरवाइव कर गए एक दिन, डोंट यू थिंक आपको उसका शुक्राना करना चाहिए? बिल्कुल। आप अच्छी रोटी, अच्छा खाना मांग रहे थे, सडनली किसी ने आपको लाके एक 56 भोग की थाली रख दी। पे द ग्रैटिट्यूड। आपके पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, मे बी ब्रांडेड नहीं होंगे, पर आपका तन ढका है। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग। बिल्कुल, जो आपकी नॉर्मल लाइफ है वो उनके लिए ड्रीम लाइफ है। एग्जैक्टली। तो अगर आपके पास इतना सा भी कुछ है ना, जिसको आप सोच रहे हो ये कुछ भी नहीं है, वैल्यू इट। जब आप किसी चीज़ को वैल्यू करना शुरू करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को, उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं, उसको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से पे ऑफ करते हैं, सोचो वो कितनी ज़्यादा एक्सपैंड होनी शुरू हो Multiply जाएगी। होगी, right. तो एनर्जी, द मोर यू फोकस ऑन द मोर इट ग्रोज। इट्स अ सिंपल फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड से किसी एक चीज़ को देखेंगे, कि शायद आपके पास, आपने सोचा कि मेरा एक खर्चा आ गया और मेरे अकाउंट से आज 10,000 रुपये निकल गए, मेरा तो खर्चा आ गया, मेरे 10,000 निकल गए। हम इस थॉट को रिवर्स भी तो कर सकते हैं कि मैं सोचूं मेरा खर्चा आया, बट थैंक गॉड मेरे पास 10,000 रुपये थे पे करने के right. लिए, और मैंने वो पे ऑफ कर दिया आराम से। आई एम ग्रेटफुल कि मैं पे ऑफ कर पाई। मैं नजरिया कितना बदलाव लाता है। एग्जैक्टली। जब आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देते हैं, अपने आप चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जस्ट बी थैंकफुल कि आप किसी को दे पाए। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके पास ऑलरेडी था, आप इतने सफिशिएंट हो। थिंक अबाउट दोज पीपल जो लोग बेचारे डेट ले लेकर काम कर रहे हैं, किसी को पे ऑफ कर रहे हैं। इमेजिन उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एटलीस्ट आपके पास वो स्ट्रेस नहीं है। यू आर ईजिली एबल टू डू एवरीथिंग। आपने कहीं सोचा मुझे यहाँ जाना है, आप चले गए, एंड यू थॉट क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मैंने जाना था, मैं चला गया। लेकिन आपने ये सोचा कि एक ब्लेसिंग थी आपके पास कि आपका काम एक ही बारी में बन गया। आप गए, आप पे ऑफ करके आए, आप कुछ इन्जॉय करके आए, मूवी देख के आए। हर कोई तो नहीं जा पाता ना। जी। कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं रोज़ाना, रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी की, जिनको अगर इस तरह से देखें कि आधा ग्लास भरा है तो कितनी चीज़ें चेंज हो सकती हैं ना। एग्जैक्टली। थिंग्स आर अबाउट पर्सपेक्टिव। लाइफ, लिविंग अ लाइफ इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव। मैं कई लोगों को एक ही बात बोलती हूँ कि हम सोचते हैं कि वी आर हेयर फॉर एवर, हम हमेशा के लिए यहीं पे हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस। और हम शायद बिहेव भी ऐसा करते हैं, लाइक वी आर गोइंग टू लिव फॉर एवर। आपको अगले पल का नहीं पता, तो कांट यू चेरिश द मोमेंट्स? एंड आई बिलीव लिटिल मोमेंट्स लीड यू टू द बिग इवेंट्स। तो जब तक आप छोटी चीज़ों को अहमियत नहीं दोगे, उनको चेरिश नहीं करोगे, तो बड़े सपने कैसे साकार करोगे? और अब लास्ट में मेरा सवाल ये है कि जो लोग एनर्जी हीलिंग या रेकी, इसमें अभी भी एक डर महसूस करते हैं, उनको फियर कहीं ना कहीं है कि मैं ये सेशंस लूँगा या मैं ये ले लूँ तो कि मैं इसमें फंस ना जाऊँ, या कुछ मेरे साथ एनर्जीज़ का कुछ इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये किस तरह का साइंस है, कैसे काम करते हैं और इसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगी, एक सिंपल साइंस है। अगर आपके मन में एक छोटी सी थॉट आई है कि आपकी एनर्जी सिस्टम, अगर आप समझ रहे हो उसको, उसमें थोड़े से कोई इशू हैं और किसी से हीलिंग करा के आप बेटर हो सकते हैं, गो हेड फॉर इट, बिकॉज योर बॉडी इज़ आस्किंग फॉर इट, योर सोल इज़ एक्चुअली आस्किंग फॉर इट। बट काफ़ी सारे लोगों के इनहिबिशंस होते हैं, बिकॉज हो सकता है मार्केट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो। देयर इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ नॉइज इन द प्लेस, आई वुड से इंडस्ट्री, ये भी एक इंडस्ट्री बन गई है, राइट। एंड बहुत सारे लोग, कहना नहीं चाहिए, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मिसकंसेप्शंस भी फैला रहे हैं, मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं, अपने क्लाइंट्स की को डिपेंडेंट बना देते हैं अपने ऊपर, या फिर किसी के फियर के ऊपर लैच करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे सुने हैं जो किसी ने अपनी फेयरफुल स्टोरी सुनाई और उसको झूठी उम्मीद दे दी या झूठा कॉन्सेप्ट कोई समझा दिया, एंड द पर्सन इज़ लाइक अच्छा ठीक है, ये करा के शायद मेरा अच्छा हो जाएगा। बट अगर आपने उस इंसान को रिजल्ट्स ही नहीं प्रोवाइड कराए, कुछ अच्छा हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बैड माउथ नॉट ओनली यू
बट द प्रैक्टिस यू आर प्रैक्टिसिंग। अगर आजकल कोई बोल रहा है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत विख्यात साइंस है, लेकिन साथ साथ लोग ऐसे ही बोलते हैं हाँ हम नहीं मानते इन सब चीज़ों में, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने उसको दूषित भी कर दिया। तो अगर आप एनर्जी हीलिंग आप फील कर रहे हैं, लेना चाहिए, तो डू एक्सपीरियंस इट, ओपन माइंड से जाओ। आप किसी भी हीलर को चूज़ कर रहे हो, आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज यू वांट। लाइक जैसे मैंने आपको बताया, मेरा मिशन, विजन और पर्पस एक ही है, लोगों को एजुकेट करना। तो मैं खुद अपने क्लाइंट्स को अलाउ करती हूँ, आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज यू वांट। और मेरा आज आपसे मिलने का भी एक मोटिव यही था, ताकि लोगों को एक एजुकेटिव तरीके से मोटिवेट किया जा सके, उनको बताया जा सके कि एनर्जी सिस्टम कोई सुपरस्टिशियस नहीं है, ये एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम है। जहाँ आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर में बिलीव करते हो, वहाँ आप एनर्जी में भी बिलीव करो, बिकॉज एक्चुअली दैट इज़ योर होल सिस्टम। और अगर आप बिना एनर्जी के भी, बिना हीलिंग रिसीव किए, आप सिर्फ अपने हैंड्स को रब करें और उनके बीच में एक एनर्जी फील करने की कोशिश करें, तो यूल फील एक टिंगलिंग, एक वार्म सेंसेशन, एक मैग्नेटिक सेंसेशन। दिस शोज दैट देयर इज एनर्जी ऑल अराउंड यू, और हम उसी को सिर्फ हील ही तो कर रहे हैं। मैं कई बार लोगों को कहती हूँ, मैं शायद फिजिकल ऐसे कोई बॉडी डॉक्टर नहीं हूँ, साइंटिफिक डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं मन की डॉक्टर हूँ। राइट। और हैंड से ब्लेसिंग्स तो हमारे पुराने समय से चले आ रहा है, ऋषि मुनियों के समय, आशीर्वाद के रूप में। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया, रेकी मे भी इंडिया में जापान और यूएसए के थ्रू आई, लेकिन हमारे इंडिया में तो ये कितने प्राचीन वर्षों से चली आ रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी बार कितनी बीमारियों को, कितनी चीज़ों को ठीक किया है, इवन हमारे माँ के टच में। एग्जैक्टली एक स्पर्श में हीलिंग, यू नो, आपके इंटेंशन में है, बिकॉज यू इंटेंडेड समथिंग गुड फॉर द पर्सन। हीलिंग इज नथिंग बट अ ब्लेसिंग। राइट। और हीलिंग जब एक किसी कोई हीली रिसीव भी करता है, तो ऐसा नहीं उसकी जादुई लाइफ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बट हाँ उसका नर्वस सिस्टम इतना काम हो जाएगा कि दैट पर्सन विल बी एबल टू गेट थ्रू द चैलेंजेस। मोस्टली लोग चैलेंज ही तो फेस कर रहे होते हैं लाइफ में, शायद सॉल्यूशन नहीं पता होते, बट जैसे ही वो एनर्जी क्लियर होगी, उनके पास ऐसे सॉल्यूशन आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है सॉल्यूशन आउटसाइड थे, दे वर ऑलरेडी इनसाइड ऑफ यू, बट आपका ध्यान नहीं था उनकी तरफ। एनर्जी सिर्फ आपको इतना काबिल बनाती है कि आप अपने अंदर अपनी एक अवेयरनेस क्रिएट कर सको, अपनी अवेकनिंग लेकर आ सको, एंड बी अवेयर ऑफ योर होल सिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत, यहाँ पे आप आए, इतने सरल भाषा में और इतने अच्छे तरीके से वो सारे मिथ्स आपने तोड़ दिए। मेरे अंदर भी बहुत सारे सवाल थे और मेरे को सारे सवालों के जवाब मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड आई फील सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड दैट यू इन्वाइटेड मी हियर, एंड आई होप इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों को एक मिथ क्लियर होंगे, बहुत सारे लोगों को समझ आएगा कि रेकी हीलिंग या एनर्जी हीलिंग कोई तंत्र मंत्र नहीं है, तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ प्योर साइंस, बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस, एनर्जेटिक साइंस। बिल्कुल, और ज़रूरत है एक सही रेकी हीलर, एक एनर्जी इवोल्यूशन कोच जैसे कि गुरप्रीत हमारे साथ हैं, इनकी खोज करने की। लेकिन एनर्जीज डू वर्क, आप इस पे यकीन करिए, क्योंकि सबसे पहली जो जर्नी है, पहला जो कदम है वो विश्वास करना है। अगर विश्वास है तो काम ज़रूर होगा। और एक छोटा सा टिप जैसे कि दिया है गुरप्रीत ने कि ग्रेटिट्यूड ज़रूर प्रकट करें, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स अपने आसपास देखें, आपको ज़रूर मिलेंगी। सकारात्मक रवैया रखिए, अपने आसपास देखें, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। फिर हाजिर होंगे अगले पॉडकास्ट में, फिर किसी शख्सियत के साथ। नमस्कार।